हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आज का मेरा मेडिकल शॉर्ट है सीलियक डिजीज। इसमें हम सीलियक डिजीज की डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, उसकी एटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स, ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, जो कॉम्प्लिकेशन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली है डेफिनेशन, इट इज अ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। फर्स्टली क्या है कि जे एक डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, मींस की जे पेट की प्रॉब्लम है, पेट की बीमारी है। दूसरा, इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो जे क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे ही हेल्दी सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देता है। तो ये है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। दूसरा, ट्रिगर्ड बाय ग्लूटेन कंजम्पशन। तो ये कब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जब हम कोई ग्लूटेन से बना प्रोडक्ट खाते हैं। तो ग्लूटेन का है, ये है एक प्रोटीन है जो व्हीट, बैर्ली एंड राई में पाई जाती है, और भी कई बेकरी प्रोडक्ट्स में पाई जाती है, जैसे पेस्ट्रीज, केक वगैरह में। तो सिंपल इसको अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो इसको गेहूं से एलर्जी या फिर कणक से एलर्जी भी बोल देते हैं, जो अक्सर कई पर्सन्स में पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, इट लीड्स टू डैमेज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये मेनली किस पेट के किस एरिया को अफेक्ट करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो और क्या करें, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशन पे अफेक्ट डालती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें एक माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। तो इनका काम क्या होता है कि फूड को ऑब्जर्व करना। तो जब मतलब किसी पेशेंट की, किसी पर्सन की बॉडी में ग्लूटेन जाता है तो ऑटोइम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या करती है, सबसे पहले विलाई जो होते हैं उनको डैमेज कर देती है। तो जब विलाई डैमेज हो गए तो फूड न्यूट्रिएंट ऑब्जर्वेशन नहीं होगी। तो जो न्यूट्रिएंट ऑब्जर्वेशन है वो नहीं हो पाती, वो खराब हो जाती है। तो उससे क्या होता है, ऑब्जर्वेशन खराब होने के कारण जो न्यूट्रिएंट है वो ब्लड में जा नहीं पाते। तो ब्लड में जा नहीं पाते तो हमें जो भी मतलब हमारे जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में ना जाने के कारण बॉडी में कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस सारी कंडीशन को बोल देते हैं सीलियक डिजीज। तो आई रिपीट अगेन, फर्स्टली ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, मतलब पेट की प्रॉब्लम है। दूसरा जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब इसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के हेल्दी सेल्स को किल करता है। तो ये कब स्टार्ट होती है, जब किसी के अंदर ग्लूटेन प्रोटीन जाती है तब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तब इम्यून रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो दूसरा क्या है, ये किस एरिया को अफेक्ट करती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो पेट का एरिया है उसे अफेक्ट करती है। इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। तो इसमें हम बात करेंगे कि क्या वजह है, क्या फैक्टर्स हैं जो सीलियक डिजीज को किसी पर्सन के अंदर पैदा करते हैं। कोई पर्सन कैसे इस डिजीज से सफर करता है, उसको कैसे होती है। तो फर्स्ट है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। इसमें आगे की कई ऐसे जीन्स होते हैं जिनकी वजह से कोई पर्सन इससे सफर करता है, जैसे कि HLDQ2 एंड HLDQ8। ये दोनों जीन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है सीलियक डिजीज के लिए। तो फिर आ गया इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो मीन्स ग्लूटेन एक्सपोजर, मीन्स अगर कोई पर्सन ग्लूटेन डाइट लेता है तो वो उसके एक्सपोजर में आ जाता है, तो उससे ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। फिर आ गया फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब आगे कि अगर हमारे किसी पास्ट कोई फैमिली मेंबर है, हमारी जो जनरेशन है उसमें किसी को सीलियक डिजीज थी, तो काफी चांसेस होते हैं जे आगे मूव ऑन हो जाती है, आगे जो फ्यूचर न्यू जनरेशन है उसमें पाई जाती है। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि कई पेशेंट्स की हिस्ट्री होती है कि मेरे कोई ग्रैंडफादर को था, मेरी ग्रैंड मदर को थी ये प्रॉब्लम, तो अब वो उनकी जनरेशन में आ गई। फिर आ गया, तो नेक्स्ट आ गया पैथोफिजियोलॉजी। Ingested the gluten triggers an immune response in the small intestine। जैसे हमने पहले भी बात की है कि ये एक पेट की बीमारी है, पेट के किसी हिस्से की, जैसे कि आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन की ये प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि जब कोई भी ग्लूटेन वाली डाइट खाता है, किसी की बॉडी में ग्लूटेन जाता है, जिनको भी सीलियक डिजीज है वो उनसे सफर कर रहे हैं, तो वो जब ग्लूटेन की स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो फिर तुरंत इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इम्यून रिएक्शन क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हो,
तो वो पहले तो बात करते हैं कि जो ये स्मॉल विलाई होते हैं इंटेस्टाइन में, इनका काम क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना और नेक्स्ट उनको ब्लड स्ट्रीम में भेज देना, कि जिससे हमारी बॉडी में जिससे हमारी बॉडी को बहुत बेनिफिट होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। पर इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो अच्छे से काम नहीं करते। तो नेक्स्ट जैसे कि इम्यून रिएक्शन डैमेज द विलाई, जब भी ग्लूटेन अंदर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में रिएक्शन होगी तो इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे क्या होता है कि माल एब्सॉर्प्शन हो जाती है, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स हैं जो ऑब्जर्व नहीं हो पाते। उससे क्या होता है, अगर न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व नहीं हुए, वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं गए, तो उससे क्या होता है काफी बॉडी में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब कैसे पता चलता है कि किसी को ये प्रॉब्लम्स है, उनकी बॉडी में क्या दिक्कत आती है, क्या साइन आते हैं कि वो मतलब कोई दिक्कत आ रही है कि उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फर्स्ट आगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, मतलब जो पेट में आती है। एक तो कई लोगों को बहुत ज्यादा डायरिया होता है, बहुत सिवियर एब्डोमिनल, जब भी वो ग्लूटेन वाली डाइट लेते हैं उनको तुरंत बहुत सीरियस, बहुत ज्यादा अनटॉलरेटेड पेन स्टार्ट हो जाती है। फिर हो गया ब्लोटिंग, उनको थोड़ा भारापन फील होता है। तो उसके अलावा कई लोगों में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है बहुत सिवियर। तो नेक्स्ट है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस, तो पेट के बिना और उनको क्या क्या दिक्कत आती है। तो फिर आ गया फटीग, तो एक तो उनको बहुत थकान फील होगी, वो बहुत ही वीक फील करेंगे, सुस्त से रहेंगे। फिर आगे अनीमिया, जो बहुत कॉमन सिम्टम है। जे कैसे हो जाएगा, क्योंकि अच्छे से ऑब्जर्वेशन नहीं हुई फूड न्यूट्रिएंट्स की, तो वो प्रॉपर ब्लड स्ट्रीम में नहीं गई। तो फिर आ गया डर्मेटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस, जे मतलब इकट्ठा है, जे एक स्किन प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है स्किन की इन्फ्लामेशन हो जाती है। जब भी वो ग्लूटेन से बनी चीज खाएंगे उनके तुरंत बॉडी पे रिएक्शन भी होगा। उनमें स्किन है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो, बॉडी में ब्लिस्टर बन जाएंगे, थोड़े बम्प से बन जाएंगे। फिर आ गया ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब इसमें क्या होता है, जो बोन की प्रॉब्लम, इसमें जो बोन की क्वालिटी होती है उनमें मतलब जैसे कि अच्छी नहीं रहेगी, बोन है जो वीक हो जाती है। फिर आ गया फेलियर टू थ्राइव इन चिल्ड्रंस, मतलब अगर किसी को ये प्रॉब्लम बचपन में डिटेक्ट होगी तो वो जो बच्चे होते हैं वो अच्छे से उनकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती, वो जैसे नॉर्मल ग्रोथ है बॉडी की वैसी नहीं होगी, वो हम वीक दिखाई देंगे हमें। तो नेक्स्ट आ गया डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होगा कि हम कंफर्म करेंगे कि इस पेशेंट को सीलियक डिजीज है, इसकी बॉडी में ग्लूटेन से एलर्जी है। तो क्या टेस्ट होंगे उस पर्सन के कंफर्म करने के लिए कि हाँ ये पर्सन सीलियक डिजीज से सफर कर रहा है। फर्स्ट आ गया सीरोलॉजिकल टेस्ट, मींस इसमें ब्लड का टेस्ट किया जाता है जिसमें के ट्रांस ग्लूटामिनेज एंटीबॉडी एंड एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज, ये दोनों एंटीबॉडीज चेक की जाती हैं ब्लड टेस्ट में। तो इसमें ये एंटीबॉडीज जिनको भी सीलियक डिजीज है वो एंटीबॉडीज, ये दोनों एंटीबॉडीज उस पर्सन की बॉडी में पाई जाएगी ब्लड में। ये क्यों बन जाती हैं, क्योंकि जब भी हम किसी पेशेंट को सीलियक डिजीज है, ग्लूटेन से एलर्जी है, जब भी वो ग्लूटेन उसकी बॉडी में जाएगा तो जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। वो क्या करेगा, ग्लूटेन को डाइजेस्ट करने की बजाय उसको वो फॉरेन पार्टिकल समझ लेगा कि जे कोई मतलब बॉडी में कोई बाहर से कोई प्रॉब्लम करने आई है ये चीज, तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देगा। तो इससे क्या होता है, वो ग्लूटेन को डाइजेस्ट करने की बजाय उससे रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, तो वो ये दोनों एंटीबॉडीज बन जाती हैं बॉडी में। फिर आगे इंटेस्टाइनल बायोप्सी, तो फिर क्या होता है, पेट में से थोड़ा सा पीस लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जिसमें विलाई एट्रोफी, मीन्स के एट्रोफी का मीन्स आगे कि जब कोई ऑर्गन हो गया या टिश्यू हो गए वो अपने साइज में कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाता है वो पार्ट, जैसे कि विलाई जो होंगे वो अपने साइज में डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसमें विलाई की मतलब साइज चेक किया जाता है। तो और क्या होता है, जो
इंट्रा एपिथियल लिम्फोसाइट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे बॉडी में। फिर आ गया जेनेटिक टेस्टिंग। तो जेनेटिक टेस्टिंग में क्या होगा, HLA-DQ2 एंड HLA-DQ8 जो जीन्स है ये दोनों चेक किए जाते हैं। फिर आ गया मेडिकल मैनेजमेंट। तो वैसे अगर हम डायरेक्ट बात करेंगे तो इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती, इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं होता है। इसकी मतलब इस प्रॉब्लम से अगर हमने मतलब जो भी पेशेंट को, किसी पर्सन को ये सारी दिक्कत आती है तो उसका एक ही इलाज है, ग्लूटेन फ्री डाइट। बस वो जो ग्लूटेन से बने प्रोडक्ट होते हैं, जो डाइट है होती है, उसको उसने अवॉइड करना है लाइफ टाइम के लिए। तो एग्जैक्टली इसकी कोई टैबलेट, कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। तो फर्स्ट है ग्लूटेन फ्री डाइट। जो भी डाइट है वो उसने ग्लूटेन फ्री लेनी है, जैसे कि वीट, गेहूं का आटा वगैरह जो उससे बने प्रोडक्ट है वो अवॉइड करने हैं। फिर आ गया न्यूट्रिशनल सपोर्ट। फिर आ गया जो भी सप्लीमेंट, जैसे कि आप समझ रहे हो कि पहले भी हमने बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या करना होता है, जब भी कोई फूड प्रोडक्ट वहां पे जाता है उसको ऑब्जर्व करना है, न्यूट्रिएंट्स को तो ब्लड स्ट्रीम में भेजना है। तो इस चीज की डेफिशिएंसी होने के कारण आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपर ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाते, इनका ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो ये हमने पेशेंट को सप्लीमेंट देने हैं कि वो डेली इसको 1 या 2 टैबलेट्स लें। फिर आ गया मॉनिटरिंग, रेगुलर फॉलोअप। फिर आ गया कि हमने टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाना है और ज्यादा मतलब जितना हो सके हमने ग्लूटेन फ्री डाइट है वो ही लेनी है, ग्लूटेन को अवॉइड करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम और आती है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट आ गया कॉम्प्लिकेशंस। अगर हम सीलियक डिजीज को टाइम पे डिटेक्ट ना कर पाए, इसका ट्रीटमेंट टाइम पे ना लें, मतलब इसको अगर हमें कोई साइन है हम डॉक्टर को ना दिखाएं तो क्या क्या दिक्कत आती हैं पर्सन को, इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं। फर्स्ट आ गया न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो पहले हमें पता है कि ये चीज अफेक्ट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो उसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाती जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उससे क्या होता है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एनीमिया आ जाता है, विटामिन डेफिशिएंसी जैसे कि विटामिन डी, B12, फोलेट की कमी आ जाती है बॉडी में। गया ओस्टियोपोरोसिस। तो इससे क्या होता है, कैल्शियम है वो भी नहीं पूरी तरह ऑब्जर्व हो पाता ब्लड स्ट्रीम में, उसकी वजह से क्या होता है, बोन है जो वीक हो जाती हैं। फिर आगे इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इससे क्या होता है, और भी कई बॉडी में डिजीजेस आ जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज टाइप 1 एंड थायराइड की प्रॉब्लम भी आ जाती है बॉडी में। फिर आ गया मैलिग्नेंसीज। तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंटेस्टाइनल लाइफोमा एंड स्मॉल बॉवल एडिनो कार्सिनोमा। इससे क्या होता है कि कई बार पेट में कैंसर के चांसेस भी आ जाते हैं। थैंक यू टू ऑल। अगर आपको मेरा टॉपिक ईजिली समझ आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग इजी नोट्स एंड इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो भी हिंदी में, तो आप मेरी इस मेल आईडी में मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। धन्यवाद।